नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है बाखबर। बाखबर में आज हम बात करेंगे महंगी होती शराब की। जी हां, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शराब महंगी हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में तो शराब अपने दाम से 70% अधिक दामों में बिकी है। अब जो भी हो, कोरोना संकट में राजस्व बढ़ाने का सरकार के पास एकमात्र यही विकल्प बचा है। तो अब मध्य प्रदेश में भी शराब पर कोरोना टैक्स लग सकता है। तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि अतिरिक्त टैक्स लगाने से क्या राजस्व बढ़ सकता है? शराब के राजस्व से पटरी पर क्या अर्थव्यवस्था लौट सकती है? क्या शराब महंगी होने पर कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं और इन सवालात के आज हम जवाब लेंगे। और सबसे खास बात आखिर ये सामने आ रही है, प्रदेश सरकार जो कि बेहद कठोर होती नजर आ रही है। लगातार आने वाले वक्त में अब कहा यह जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के पहियों को यदि तेजी से घुमाना है तो टैक्स कहीं ना कहीं लगाना होगा। और एकमात्र सबसे बड़ा जो राजस्व की आमदनी का सोर्स है वो सोर्स शराब है। और मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। और यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य के आधार पर ही सरकार आगे काम कर रही है। तो तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सर, मैं समझना चाहूंगा आपसे, और सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि प्रदेश सरकार की बात करें तो तमाम कदम उठाए गए हैं, तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब लेना बेहद जरूरी है। सबसे खास मुद्दा आज हमारा यह है कि मध्य प्रदेश में शराब महंगी हो रही, तो आखिर आने वाले वक्त में क्या रणनीति रहेगी सरकार की? इन तमाम सवालों के जवाब आप हमें दीजिए। कार्यक्रम अब आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। मैं एक बार फिर बाखबर में सबका स्वागत करता हूं और हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी। ऋषि जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा आम हो रही थी कि किस तरह से शराब की बिक्री को लेकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। शराब बहुत ज्यादा बिक रही, इसमें कोई शक नहीं। रेवेन्यू का दिक्कत है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार दिल्ली सरकार की तर्ज पर अब शराब की कीमत को बढ़ाने वाली है। कह सकते हैं कोरोना टैक्स लगने वाला है और ये 100% बढ़ सकता है, यानी दोगुनी कीमत हो सकती है। ये एक तरीका हो सकता है शिवराज सिंह सरकार का, ताकि रेवेन्यू भी बढ़ जाए और शराब पीने के लिए, खरीदने के लिए लोग सड़कों पर कम से कम निकले। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, ये सही है कि शराब एक राजस्व का सबसे बड़ा साधन है और एक ऐसे समय पे जब सरकार के पास आय के साधन बहुत ही सीमित हो गए हैं, क्योंकि केंद्रीय करों का हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है, राज्य को अपने खर्च चलाने हैं, वेतन भत्ते बांटना है, प्लस जो जो योजनाएं चल रही है को खासतौर पर कोरोना के कारण जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बड़ा खर्च जुड़ा है वो जो उसको चलाना इस वाकई में किसी भी सरकार के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और उस चुनौती से निपटने के लिए जो पेट्रोल डीजल, वैसे भी किसी भी राज्य के पास खुद की आमदनी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स जनता से वसूली जाता है वो, प्लस शराब। अभी तक न शराब से इनकम हो रही सरकार को, न पेट्रोल डीजल से, क्योंकि पेट्रोल डीजल पंप तो खुले हैं, लेकिन उसको लेके वहाँ पे इतने लोग नहीं जा रहे हैं, इतना परिवहन नहीं हो रहा है। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद है, तो पेट्रोल पंप की भी जो आय है वो बहुत ही कम हो गई है और सरकार को बहुत उससे घाटा भी हो रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि शराब की बिक्री सरकार के लिए इतनी जरूरी क्यों है? दरअसल शराब और पेट्रोल, ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये ऐसे जिन पर राज्य सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज्यादा राजस्व वसूलती है। और कि राज्य सरकारों को हो रहे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए ही लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोली जा रही है। और हमने इसका असर भी देखा है। कई सारे राज्यों में जितनी लंबी लंबी लाइन लगी, वो एक अलग पहलू है, लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं कि क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ रही है, क्यों सरकार मजबूर है, क्यों इतनी आलोचनाओं के बावजूद सोशल मीडिया पे इतनी आलोचना हो रही है कि हम एक तरफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहाँ तक कि मृत्यु पे भी 20 लोगों से ज्यादा लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। और शराब के लिए 2-2 हजार लोग की लंबी लाइनें लगी, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लोग इसका लाइन देख रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का
ख्याल रखा जा रहा है उस समय जबकि कोरोना का जो कहर है वो बरपा हुआ है और ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार यदि कोई सी भी सरकार यदि इस लेवल पे जाकर भी यदि इसकी अनुमति दे रही है तो सोचना पड़ेगा कि सरकारों की क्या मजबूरी है। बिल्कुल, ये बात जो आपने बताया कि आखिर सरकारों को ऐसी अनुमति क्यों देनी पड़ रही है जबकि उनको पता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इसमें उड़ रही हैं। आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया, व्यावहारिक भी थे और तकनीकी रूप से भी थे। ऋषि जी, मैं बताऊं कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल अरविंद तिवारी जी और राजेश चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा कि जो मामला शराब के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने का पूरे देश में हो रहा है, दिल्ली ने सबसे ज्यादा 70% दाम बढ़ाए हैं और आंध्र प्रदेश में ये 40 से 80% तक दाम बढ़े हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो बड़े फैसले पिछले दिनों में किए हैं, चाहे वो मंडियों का निजीकरण करने की बात हो ताकि किसानों को ठीक दाम मिल सके, चाहे श्रम कानून की बात हो उसमें संशोधन की हो, और उसके बाद ये तीसरा बड़ा काम होगा क्योंकि शराब की जो खपत है, अगर वो मध्य प्रदेश में दाम दुगने होंगे तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा और शराब के लिए सड़कों पर जो भीड़ लगती है वो भी कम होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए राघवेंद्र जी, बहुत सीधा सा विषय है कि देश के अलग अलग राज्यों में शराब की बिक्री खोलने के बाद का जो परिदृश्य सामने आया है वह स्पष्ट है कि 2 गज दूरी का जो प्रधानमंत्री का आह्वान था उसका पालन करवाने में राज्य सरकार विफल थी। जी, शराब की दुकानों का जो परिदृश्य सामने आया उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लाख इंदौर की तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मध्य प्रदेश में बात पड़ी है कि शराब पर कोरोना टैक्स, और जैसा कि आपने भी बताया और जो सुनने में आ रहा है कि ये लगभग डबल हो जाएंगे शराब के रेट, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि सरकारों की राज्यों के सामने वेतन बांटने तक का संकट है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तो आज से 5 दिन पहले इस बात को कहते थे कि यदि हमें शराब दुकानें संचालित, हमने प्रधानमंत्री से कहा कि हमें शराब दुकानें संचालित करने की अनुमति दें, अन्यथा जो हालात हमारे पास बन रहे हैं, जीएसटी का जो शेयर आना है वो कट होना है और भी दूसरे टैक्सेस से हमको कोई रिकवरी नहीं हो रही, तो हमको अनुमति दें, अन्यथा हमारे सामने तनख्वाह बांटने का संकट है। मतलब वित्तीय पहलू तो अपना इसका एक जगह है, ये स्पष्ट है बिल्कुल कि रेवेन्यू का सबसे बड़ा माध्यम शराब है ना। लेकिन मुझे एक चीज और लग रही है कि आने वाले जो 15 दिन के 17 तारीख के बाद का परिदृश्य है उसमें सरकार इस बात को लेकर आशंकित है कि सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग को, ये वर्ड को अब हम इग्नोर करें, 2 गज दूरी का जो प्रधानमंत्री का आह्वान है को, और जिस तरह से आज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बोला, एम्स के डॉक्टर ने, कि आने वाला समय और कठिन होने वाला, मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद का, तो आखिर कैसे नियंत्रित किया जाए लोगों को, कैसे ये जो लाइनें जिस तरह से लग गई थी और बिल्कुल धज्जियां उड़ रही थी, तो उसे नियंत्रित कैसे किया जाए, उसका रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ उसका एक विकल्प यह भी एक वो है कि यहाँ पे शराब की दुकानों पे लंबी कतारें न लगे, कुछ तो नियंत्रण हो। तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने रेवेन्यू बढ़ाना अपनी जगह है, लेकिन ये जो आने वाला कल है जिसमें कि सब लोग कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद के दौर में जो है स्थितियां बड़ी विचित्र होने वाली है, उसे नियंत्रित करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको उससे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये दोनों बातें हैं और दोनों जुड़ी हुई हैं, किसी चीज को हम अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 गज की दूरी और रेवेन्यू, राजस्व, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे, क्योंकि इसके बिना ना तो जीवन बचेगा ना सरकार बचेगी, सरकार चल नहीं पाएंगी। राजेश जी, ऋषि पांडे जी, अरविंद तिवारी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कि अगर आपने 2 गज की दूरी को मेंटेन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कह रहे हैं, और रेवेन्यू अगर आपने इकट्ठी नहीं की, तो उसके लिए शराब सबसे बड़ा जरिया है। और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का जो हमें खबर मिली है कि लगभग 2 गुनी कीमत करने जा रही है सरकार। तो जो शराब नहीं पीते हैं, जो लॉकडाउन के भीतर लोग घरों में बैठे हैं, वो जरूर सरकार के इस संभावित फैसले पर खुश हो सकते हैं कि सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डबल कीमत कर रही है, और डबल कीमत होने की वजह से लोग इसको कम खरीदेंगे या कह सकते हैं कि कम पिएंगे। एक वो गजल भी है कि महंगी हुई शराब। तो सवाल ये है कि जो कुछ सरकार करने जा रही है
उसमें क्या लगता है कि कितना पॉजिटिव है? शराब पीने वाले हो सकता है सरकार की आलोचना करें, लेकिन जो लोग 95% घरों में बैठे हैं उनके लिए ये खुश खबर हो सकती है, आपकी राय? लोग 95% फॉलो कर रहे हैं, हमारे आप जैसे लोग जो लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर थोड़ी है राघवेंद्र जी। और ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, इसमें एक चीज और भी हमको गौर करनी पड़ेगी, जो सारी पॉलिटिकल जमातों पे लागू होती है कि ये लोग जब पावर में नहीं रहते हैं तो इनका जो नजरिया है वो शराब को लेकर के बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, एकदम अलहदा हो जाता है जी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में चूंकि गवर्नमेंट ने शराब बिक्री को खोल दिया है, तो कांग्रेस उसका अपोजिशन कर रही है, उसका मुखालफत कर रही है। और हमें याद है कि अभी जब कमलनाथ सरकार थी पिछले दिनों, और उन्होंने जो है देर रात तक शराब की बिक्री को खोल दिया था, तो इसी बीजेपी ने, और जो बीजेपी की लीडरशिप है उसने घनघोर इसकी आलोचना की थी। अभी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ बीजेपी सड़कों पे इसके खिलाफ बियर और विस्की को बहा के प्रदर्शन कर रही है। ऐसे पंजाब में जो है कर रही है। तो मतलब जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ बीजेपी कर रही है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कांग्रेस कर रही है। तो ये एक राजनीतिक दलों का जो एक वास्तविकता है वो भी हमें दिखाई दे रही है और सब लोग देख रहे हैं। अब सवाल इसका है कि अब ठीक है भाई, अब चूंकि आपको रेवेन्यू चाहिए ही है और कोई साधन है नहीं है, सरकारों की हालत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसमें जो है दाम बढ़ाने के साथ साथ एक और काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप होम डिलीवरी शुरू करवाइए इसकी, मतलब खाद्य सामग्री सब्जी के साथ साथ राजेश जी, मैं शराब की एक सेकंड रुकूंगा बीच में आपको। हमने कल इस मुद्दे पर बात की थी और एक शराब कारोबारी है केपी सिंह, उनसे कहा था कि क्या छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश के जो शराब ठेकेदार हैं वो होम डिलीवरी क्यों नहीं कर सकते, ताकि आपको भी सुविधा रहेगी और सड़क पर कोई आएंगे भी नहीं। तो उन्होंने इसका जिक्र किया था क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार खुद शराब का काम करती है, शराब बेचती है। हमारे यहाँ जो प्राइवेट लोग करते हैं उनके पास अभी सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम को बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ ये अच्छा सुझाव है कि हम लोग होम डिलीवरी करें ताकि लोग सड़कों पर कम उतरे। जी, अपनी बात करिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद तिवारी ने अभी डॉक्टर गुलेरिया का जिक्र किया। ये बात बिल्कुल ठीक है, उनका कहना यह है डॉक्टर गुलेरिया का कि भारत में अभी ये पीक पे नहीं आया है, जून जुलाई तक पीक में आएगा, पीक पर आएगा। तो वो पीक पर कैसे आएगा? अगर हम उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे और जो हमने पिछले 40, 45, 50 दिनों में जो किया है, अगर वो उस पर शराब नहीं फेरेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी इसमें। वरना जो वो तो कह ही रहे हैं कि भाई अभी पीक पे आया ही नहीं है, और अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन या स्प्रेड शुरू हो गया तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। सब्जी भाजी भी जो घर में पहुंच रही है, जो किराने का जरूरी जिंदा रहने के लिए सामान घरों में पहुंच रहा है, वो उसमें दिक्कत होगी भाई। अब आप दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, ICMR ने ये कहा है कि 80% जो है एसिम्प्टोमेटिक है, जो केसेस सामने आ रहे हैं, माने उनमें लक्षण ही नहीं है। तो हर आदमी को ये मानना है कि वो पॉजिटिव है। जब तक आप हर आदमी ये नहीं मानेगा तब तक वो एहतियात नहीं बरतेगा। अब लेकिन समाज में और ये जो सिस्टम में ये जो सब हो रहा है, इससे तो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं पूरी शिद्दत से उसका पालन कर रहे हैं, उनके लिए तनाव का विषय है, ये चिंता का विषय है। हाँ, हम उसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर जो 95% लोग घरों में बैठे हैं वो शराब की बिक्री के चलते, कल के दिन जो आपने कहा कि डॉक्टर रणवीर गुलेरिया ने जो कहा एम्स के डायरेक्टर कि अभी तो इसको पीक का आना, वो इसी तरह से पीक पर आएगा। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ जी, कि जैसे गुजरात में शराबबंदी है, तो वहां रेवेन्यू के क्या साधन हैं वो देखना चाहिए भाई। दूसरे साधन डेवलप करिए आप। ये कब तक जो है शराब का जो है। मैं राजेश जी आपको रोकना चाहूंगा कि गुजरात में क्योंकि पहले से ही व्यावहारिक दृष्टिकोण अपने को अपनाना पड़ेगा। गुजरात और हम बिहार की बात करें, उन्होंने पहले से ही इस पे बैन कर रखा है, तो उनके पास अभी कोई भी सरकार जहाँ शराब बिक रही है जी, शराब तक कब तक जो है निर्भर रहेंगे एकदम। लेकिन वो आज संभव नहीं है, जिन राज्यों में बिक रही है वो तो अभी एकदम जिसे हम कहते हैं दिवालिया हो चुके हैं।
तो खेती को बढ़ाइए ना साहब, किसानों की चिंता करिए, बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ। आज की तारीख में अल्टीमेटली किसान पे ही जा रहे हैं अपन। अगर किसान ठप हो जाएगा, गांव में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, तो जो खाने को मिल रहा है वो भी, उसमें भी लाले पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है किसानों वाला, क्योंकि वही आपको जिंदा रखे हुए है। मैं ऋषि पांडे जी की तरफ आऊंगा। ऋषि पांडे जी, ले जाइए इकोनॉमी को, शिफ्ट कर दीजिए पूरी इकोनॉमी, शराब और आपको बंद कर दीजिए, पीछे डाल दीजिए। बिल्कुल, अगर किसान बचेगा तो देश बचेगा। शराब के बिना काम चल सकता, लेकिन गेहूं दाल के बिना काम चलेगा। ऋषि जी, एक बात लोग कह रहे हैं कि दवा तो मुमकिन नहीं, दारू का इंतजाम कर दिया है। अब पियो और जियो या मर जाओ, तुम्हारी किस्मत। ये हाल पूरे देश का है। राजेश जी ने कहा कि आपको शराब की आय पर से थोड़ा सा हटना पड़ेगा और खेती की तरफ जाना पड़ेगा। अरविंद तिवारी जी कह रहे हैं, रणवीर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि अभी तो ये मामला पूरा पीक पर नहीं आया, जब ये जुलाई तक पूरे चरम पर पहुंचेगा तब ये एक तरह से हर दूसरे आदमी को भी हो सकता है। तो ये संकट है। लेकिन हमने चर्चा की शुरुआत की थी कि शराब मध्य प्रदेश में दोगुनी कीमत पर अगर बिकेगी तो सड़क पर शराब खरीदने वालों की भीड़ कम होगी और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। ये कदम कितना असरदार होगा इस पूरे संक्रमण को फैलने से कम करने में? ऋषि जी, देखिए, इसमें 2-3 तरह की चीजें उभर के आ रही है। एक जी, क्या सरकार को शराब की कीमतों को जस्ट डबल करना चाहिए? दूसरा, कोरोना काल में जबकि सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की और उसकी बात कर रहे हैं, तब इस तरह लंबी लंबी लाइनें कहाँ तक उचित है? और तीसरा, क्या राजस्व के दूसरे उपाय हो सकते हैं जिन पर अमल करके हम राजस्व बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़े? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सही अरविंद तिवारी जी जैसा कह रहे थे कि और जो एम्स के डायरेक्टर का आज मैं विभिन्न चैनलों पे और वेबसाइट पे भी देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि इसका एक जो पीक पीरियड है मई और जून और जुलाई में आएगा और सितंबर तक इसका असर देखा जा सकता है और कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है। और ये सही बात है। अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें कोई सिम्टम नहीं है, किसी मरीज को कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे और वो सीधे कोरोना की जद में आ रहा है, उसकी रिपोर्ट, उसके सैंपल लिए जा रहे हैं तो पॉजिटिव निकल रहा है। और यही सबसे घातक है। अभी तक लोगों को पता लग रहा था कि उनको खांसी, जुकाम, सर्दी या तेज बुखार है तो वो जाके जांच करा सकते थे, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई। अब जो चीजें जिसपे गौर करने वाली बात है कि भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। भीड़ जिस तरीके से दिल्ली में जो नजारा देखा, जो उत्तर प्रदेश में जो नजारा देखा और मध्य प्रदेश में, चूंकि ठेकेदारों की हड़ताल के कारण मध्य प्रदेश में एक दिन विलम्ब हो गया, लेकिन हमने रायसेन का, हमने बीना के कुछ फोटो जो देखे हैं और भोपाल में भी लंबी लंबी लाइनें लगी है, लोग शराब खरीद रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पे लोगों की नाराजगी है, खास तौर पर उन लोगों की जिनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो जो घरों में कैद है, जो इसका बड़ी कड़ाई के साथ और ईमानदारी से इसका पालन कर रहे हैं, उनको उनमें बहुत रोष है कि आखिर सरकार कुछ पैसों के लिए ऐसा क्यों कर रही। पर अब हम दूसरी तरफ सरकार के एंड पे देखें, जिसकी भी काफी चर्चा हुई है, तो मेन ये है राघवेंद्र जी की 1800 करोड़ रुपए का मार्च और अप्रैल में अकेले में जब शराब की दुकानें नहीं खुली तो सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ, 1800 करोड़ रुपए राजस्व की क्षति हुई है। बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा करोड़ सिर्फ 2 महीने में हुआ है। ये 2-3 महीने और आगे बढ़ गया तो ये इसकी और कई गुना हो सकती है। मैं इसकी पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ कि इसको खोला जाए, लेकिन इस समय पे जबकि कहीं से कोई उम्मीद नहीं है सरकारों के पास, तो ये मैंने पहले भी कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद और शराब से ही सीधे रेवेन्यू जो उनको मिलता है, तो वो उसको लेके जो संकट है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जा रहा है और केंद्र के स्तर पे ही ये निर्णय लिया गया। राज्य तो उसको फॉलो कर रहे हैं, केंद्र के स्तर पे ही ये निर्णय लिया गया है कि क्योंकि ये अभी तक के सारे जो निर्णय थे, लॉकडाउन के लेके सारे निर्णय केंद्र सरकार ने ही लिए हैं, तो धीरे धीरे खोलने के निर्णय भी केंद्र के स्तर से ही लिए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अब इस तरह के बड़े नेता इस तरह की बात करते नजर आ रहे हैं कि हमको इसके साथ जीने की आदत डालना होगी, हमको मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। ये एक कुशन है जिसको कि लेके सब लोग चल रहे हैं। जी पांडे जी, मेरा ये भी कहना है, जो राजेश जी बोल रहे हैं, अरविंद तिवारी जी बोल रहे हैं कि आपको
सरकार को राजस्व तो जुटाना ही पड़ेगा, लेकिन राजस्व जुटाने के दूसरे तरीके भी आपको सोचने पड़ेंगे। ये तो बहुत ही दिमागी दिवालियापन है पूरे देश की सरकारों का। इस सिर्फ शराब से ही राजस्व वसूलने के पीछे पड़ गए। राजेश जी बोल रहे हैं कि खेती की तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कल के दिन जो आने वाले हैं उसमें सब्जी फल भी संक्रमित होगी। अगर खेती का मामला संक्रमित हो जाता है, सब्जियों का किराने का मामला अगर संक्रमित होगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। आपको इसके जरिए भी, किसानों के जरिए भी राजस्व जुटाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या सरकार को इसके अलावा और कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है? देश भर की राज्य सरकारें, उनके साथ बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वो कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा है। बहुत आसान है, शराब बेचो और पैसा कमा लो। मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद तिवारी जी, राजस्व शराब से मिलेगा, लेकिन राजस्व कमाने के दूसरे तरीके भी आपको सोचने पड़ेंगे। जब ये आप कोरोना काल के बाद लोगों को थोड़ी सी छूट देंगे, दुकानें खुलेंगी, बाजार खुलेंगे, तब आपको और किस तरह से राजस्व इकट्ठा करना, इस पर भी जाना पड़ेगा। आपकी राय? के उन चुनिंदा पत्रकारों में आप शामिल हैं जिन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि खेती मुनाफे का कैसे हो सकती है। राजेश भाई और ऋषि जी, आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे कि राघवेंद्र जी से बेहतर कौन जान सकता है कि मध्य प्रदेश में खेती कैसे मुनाफे का धंधा हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 8-10 साल से लगातार बोल रहे हैं कि हम खेती को मुनाफे का धंधा बनाएंगे, खेती को मुनाफे का धंधा बनाएंगे। तो अब तो ये खेती को मुनाफे का धंधा बनाने का सबसे अच्छा मौका है। एक बात ही हुई। दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि इस बात की क्या गारंटी कि कीमत बढ़ाने के बाद भी लॉकडाउन से मध्य प्रदेश पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, शराब की दुकानों पर या गांजा भांग की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें नहीं लगेंगी? और क्या मध्य प्रदेश सरकार या दूसरे राज्यों की सरकारें इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि शराब की इन दुकानों पर हर हालत में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, 2 गज की दूरी की जो व्यवस्था मोदी जी ने दी उसका पालन करवाएंगे? क्योंकि अब अभी का दौर जब इतनी सख्त व्यवस्था है, इंदौर शहर जैसे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बावजूद कई दिन में कई दृश्य में ऐसे देखता हूँ कि इतनी सख्ती और इतने प्रावधानों के बावजूद हम सोशल डिस्टेंसिंग का कई पर पालन नहीं करवा पा रहे। तो इस बात की क्या गारंटी कि कीमत बढ़ाने के बाद भी और पूरी तरह से प्रदेश के लॉकडाउन से मुक्त होने के बाद हम शराब और इसका खामियाजा आखिर हम लोग क्यों भुगतेंगे? यदि सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का कीमत बढ़ाने के बाद भी पालन नहीं करवा पाती है तो उसका खामियाजा आप और हम जैसे लोग क्यों भुगतें? बिल्कुल अरविंद जी, बहुत सारी बातें, समय की तंगी है। हम इस पर भी अगले दौर की कभी बातचीत में जरूर इस बात को उठाएंगे कि आखिर वो आदमी खामियाजा क्यों भुगते जो इसको पालन कर रहा है। राजेश जी, आपकी बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी कि क्या जो आपने कहा कि शराब के अलावा कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा राजस्व बढ़ाने का, 2-3 वाक्यों में, ज्यादा नहीं क्योंकि समय खत्म हो चला है। नहीं, वो ये तो करना ही पड़ेगा, आगे चल के ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसमें तो फिलहाल जो है सरकार को चाहिए कि इसकी होम डिलीवरी की जो वो है वो शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिनको चाहिए शराब भाई आप होम घर पे पहुंचाइए उनके, तो उससे जो है तीनों मेहमानों का कर सकेंगे। अरविंद तिवारी जी, राजेश त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि अब इस पूरी बातचीत में हम जोड़ेंगे कि कितने चेहरों से उतर गए आज मुफ्ती के नकाब। कल तक जो चीख रहे थे रोटी को, वो आज खरीद रहे हैं शराब। सवाल ये है कि शराब खरीद रहे हैं, खरीदिए, लेकिन लोगों को आप इसके संक्रमण से बचाइए। बहुत सी चीजें सरकार अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। इस पूरे मामले में हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल ये वक्त खत्म हो चला है। हम बाखबर के संग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि इजराइल ने इसका वैक्सीन बना लिया कोरोना वायरस का। विस्तार से बताएंगे आपको हमारे साथी स्टूडियो में सुनील विश्वकर्मा जी, अगली पूरी जानकारी के लिए जो सुनील जी के पास है। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना के संकट के बीच एक खुशखबरी आई है। जी हां, आज हम बात करेंगे इजराइल का कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया गया है। रक्षा मंत्री नेफ्टली ने अपने एक बयान में कहा कि इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 का टीका बना लिया है। टीका एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर हमला कर शरीर से खत्म कर देता है और अब एंटीबॉडी के लिए पेटेंट प्राप्त करने और इसके व्यापक पैमाने पर उत्पादन की तैयारी है।
पिछले महीने बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कहा कि उसने चूहों पर एंटीबॉडी आधारित वैक्सीन प्रोटोटाइप का परीक्षण शुरू कर दिया है। संस्थान उन लोगों से प्लाज्मा भी इकट्ठा कर रहा है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से उभर चुके हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।